नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं आप सब कुशल मंगल होंगे और माता रानी की कृपा से आप अपने एग्जाम में अपना बेस्ट दें, हम ये आशा करते हैं। हम बात कर रहे थे अनुच्छेद संसद की कि कौन से अनुच्छेद में क्या बताया गया है। तो हमने लास्ट क्लास में अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक की बात की थी। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 109 की। अनुच्छेद 109 में क्या है? धन विधेयक की प्रक्रिया है कि धन विधेयक की प्रक्रिया किसमें बताई गई है? अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया बताई गई है। धन विधेयक की प्रक्रिया किसमें है? अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया को बताया गया है। अनुच्छेद 109 क्या है? धन विधेयक की प्रक्रिया है कि ये प्रक्रिया कैसे होगी, कैसे धन विधेयक माना जाएगा। जो धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक होता है वो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किया जाता है। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किया जाता है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। हमें यह ध्यान रखना है कि धन विधेयक को केवल लोकसभा में क्या किया जाता है? पेश किया जाता है। और जो धन विधेयक है उस पर किसकी अनुमति आवश्यक है? उसकी राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है। और जो धन विधेयक है वो केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। और कोई धन विधेयक है या नहीं, कोई भी जो विधेयक है वो धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? इसका फैसला करता है लोकसभा अध्यक्ष। तो पहली चीज, धन विधेयक किसकी पूर्वानुमति से पेश किया जाता है? राष्ट्रपति की। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक कौन से सदन में पेश किया जाता है? केवल लोकसभा में। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती, नहीं वो इसमें कोई संशोधन कर सकती है। राज्यसभा के पास जब ये धन विधेयक जाता है तो राज्यसभा इस धन विधेयक में न तो कोई संशोधन कर सकती है, न ही इसको अस्वीकार कर सकती है। कि राज्यसभा को कोई अधिकार नहीं है न तो इसको संशोधन करने का अधिकार है, नहीं उसको अस्वीकार करने का अधिकार, अर्थात उसको स्वीकार करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि जो राज्यसभा है उस विधेयक को, धन विधेयक को 14 दिन के लिए रोक सकती है। केवल अधिकतम 14 दिनों के लिए रोक सकती है। कितने दिनों के लिए रोक सकती है? 14 दिनों के लिए रोक सकती है। ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि राज्यसभा होती है वो धन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के लिए रोक सकती है? वो रोक सकती है अधिकतम 14 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? 14 दिन के लिए रोक सकती है। राज्यपिता जो राज्यसभा है वो क्या है? राज्यसभा क्या है? धन विधेयक को अस्वीकार भी नहीं कर सकती, नहीं उसमें कोई संशोधन कर सकती है, केवल अपने पास 14 दिन के लिए रोक सकती है। 14 दिन बाद उसको स्वीकार करना होता है। राज्यसभा धन विधेयक पर सुझाव दे सकती है, ये और ये सुझाव लोकसभा के लिए बाध्यकारी नहीं है। राज्यसभा के पास जब ये धन विधेयक जाता है तो राज्यसभा धन विधेयक पर अपना सुझाव, अपना सजेशन, अपना मत रख सकती है, लेकिन राज्यसभा द्वारा दिए गए ये सुझाव, ये मत वो मानने के लिए लोकसभा बाध्यकारी नहीं है। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता, और जो राष्ट्रपति होता है वह धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकता। जो राष्ट्रपति की सहमति होती है, वीटो पावर होती है, सहमति देना, सहमति रोक लेना और पुनर्विचार के लिए लौटाना। लेकिन धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता। इनमें से कथन में पूछा जाता है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। आपको एक कथन दे दिए जाएंगे और एक कथन होगा जो गलत होगा। तो हमें बहुत ही ध्यान रखना है इन चीज़ों का कि धन विधेयक किसकी अनुमति से पेश किया जाता है? राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किया जाता है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। अधिकतम 14 दिन तक राज्यसभा इसको रोक सकती है। राज्यसभा सुझाव दे सकती है, लेकिन लोकसभा इसको ले मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। राष्ट्रपति धन विधेयक को क्या नहीं कर सकता? राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। और जो धन विधेयक होता है वो सरकारी विधेयक होता है। और धन विधेयक होता है वो क्या होता है? सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक का मतलब होता है ऐसा विधेयक जो मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। ऐसा विधेयक जो मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है वो सरकारी विधेयक कहलाता है। वह सरकारी विधेयक कहलाता है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 110। इसमें धन विधेयक की परिभाषा बताई गई है। अनुच्छेद 109 में क्या है? धन विधेयक की प्रक्रिया है कि क्या क्या उसमें बताया गया है कि धन विधेयक क्या है क्या नहीं है। लेकिन परिभाषा किसमें बताई गई है?
धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में बताई गई है। अनुच्छेद 110 में क्या है, धन विधेयक की परिभाषा है, डेफिनेशन है धन विधेयक की अनुच्छेद 110 में। किसी कर का अधिरोपण किया गया है, उत्पादन किया गया है, परिवर्तन किया गया, परिहार किया गया या विनियमन किया गया है तो वह क्या आएगा, धन विधेयक माना जाएगा। कि ऐसा कर जिसका अधिरोपण लगाया गया है, उत्पादन सर्जन किया गया है, परिवर्तन उसमें चेंज किया गया है, परिहार उसको हटाया गया है और विनियम, विनियम यानी उसका व्यय का जो लेखा जोखा है वो किया गया है, वो क्या है, धन विधेयक की परिभाषा में आता है। ऋण, केंद्र सरकार द्वारा उधार लिए गए धन का विनियमन, और केंद्र सरकार द्वारा जो धन लिया जाता है और वो ऋण होता है, केंद्र सरकार द्वारा उधार लिया गया जो पैसा है उसका विनियम भी किसमें आता है, धन विधेयक की परिभाषा में आता है। भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या उसमें से धन निकालना। जो भारत की संचित निधि है और जो भारत की आकस्मिक निधि है, इसमें से धन निकालने के लिए और पैसा जमा कराने के लिए जो विधेयक आता है वो क्या कहलाता है, धन विधेयक कहलाता है। कि भारत की संचित निधि और आकस्मिक निधि में से कोई जो पैसा निकाल रहे हैं और जमा करा रहे हैं वो भी किसकी में आएगा, धन विधेयक की परिभाषा में आएगा। भारत की संचित निधि से धन का विनियोग करना, विनियोग का मतलब होता है कि ऐसा कार्य जिसमें क्या होता है, व्यय के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है वो क्या कहलाता है, विनियोग कहलाता है। भारत की संचित निधि पर, भारत की संचित निधि पर किसी व्यय को भारित घोषित करना, इस प्रकार के किसी व्यय की राशि में वृद्धि करना क्या कहलाता है, धन विधेयक कहलाता है। कि भारत की जो संचित निधि है उस पर किसी व्यय को भारित करना, अगर भारित करना मतलब संचित निधि से किसी को वेतन देना, खर्चा देना, वो भी किस में आएगा, धन विधेयक की परिभाषा में आता है। और संचित निधि से क्या किया जाता है, भारत की संचित निधि से जो दूसरी अनुसूची में बताए गए हैं वो आता है, जिनका वेतन दूसरी अनुसूची में बताया गया है उनको संचित निधि से दिया जाता है। उच्चतम न्यायालय के जो खर्चे होते हैं, व्यय होते हैं, वो भी संचित निधि से दिए जाते हैं। यूपीएससी का जो खर्चा होता है वो भी संचित निधि से दिया जाता है। तो ये संचित निधि में आते हैं ये सब। तो भारत की संचित निधि पर किसी व्यय को भारित घोषित करना, इस प्रकार के किसी व्यय की राशि में वृद्धि करना क्या आता है, धन विधेयक की परिभाषा में आता है। किसी कर का अधिरोपण, उत्पादन, परिवर्तन, परिहार या विनियमन, ऋण जो केंद्र सरकार द्वारा उधार लिए गए धन का विनियमन, भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या धन का निकालना। भारत की संचित निधि से धन का विनियोग और भारत की संचित निधि पर जो भारित वेतन होता है, व्यय होता है, इस प्रकार के किसी व्यय की वृद्धि में करना। इसके बाद आता है भारत की संचित निधि या लोक लेखे, जो लोक लेखा निधि होती है में किसी प्रकार के धन की प्राप्ति या अभिरक्षा या व्यय अथवा इनका केंद्र या राज्य की नीतियों का लेखा परीक्षण भी क्या आएगा, धन विधेयक की परिभाषा में आता है। कि भारत की संचित निधि है या लोक लेखा है, उसमें किसी प्रकार की धन की प्राप्ति हो रही है, उसमें से किसी प्रकार का व्यय हो रहा है या केंद्र सरकार की नीतियों का लेखा परीक्षण हो रहा है तो वो धन विधेयक की परिभाषा में आता है। यदि किसी विधेयक में उपयुक्त में से कोई प्रावधान हो तथा उसमें अन्य कोई प्रावधान न हो तो उसे धन विधेयक कहा जाता है। जो हमने 5-6 तथ्य पढ़े हैं, अगर ये तथ्य या तत्व उसमें मिलते हैं तो वो धन विधेयक कहलाता है। क्या कहलाता है, वो धन विधेयक कहलाता है। कि भारत की संचित निधि है या लोक लेखा है, उसमें से धन निकाला गया है, उसमें धन खर्च किया गया है, या राज्य या केंद्र सरकार की नीतियों का लेखा परीक्षण किया गया है, तो ऐसा कोई विधेयक है उसमें सब चीजें हैं तो क्या कहलाएगा, धन विधेयक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, धन विधेयक कहलाएगा। इसके अलावा उसमें कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए। यदि किसी विधेयक में केवल अनुच्छेद 110 के प्रावधान हो तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई प्रावधान नहीं हो तो क्या कहलाता है, धन विधेयक कहलाता है। यदि किसी विधेयक में केवल अनुच्छेद 110 के प्रावधान, अनुच्छेद 110 के प्रावधान क्या पढ़े हमने, धन विधेयक की परिभाषा पढ़ी है। ये सब अगर किसी विधेयक में प्रावधान है, ये सब किसी विधेयक में प्रावधान है तो और उसमें अन्य कोई प्रावधान नहीं है तो क्या कहलाएगा, धन विधेयक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो धन विधेयक कहलाएगा। अगर ये प्रावधान के अलावा दूसरे प्रावधान है तो वो धन विधेयक नहीं कहलाता। क्या कहलाएगा, फिर वो वित्त विधेयक कहलाता है। लोकसभा अध्यक्ष इस पर लिखता है और जब इसको भेजता है धन विधेयक को तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा फैसला किया जाता है या धन विधेयक है या नहीं, तो इस पर लोकसभा अध्यक्ष लिखता है। जब ये राष्ट्रपति के पास जाता है तब भी इस पर लिखता है कि धन विधेयक है, और जब ये राज्यसभा के पास जाता है तब भी इस पर लिखता है। लोकसभा अध्यक्ष इस पर लिखता है, कब लिखता है, जब वो राज्यसभा में भेजते समय, और राष्ट्रपति के पास भेजते समय क्या लिखता है, वो इस पर लिखता है कि ये धन विधेयक है। लोकसभा अध्यक्ष इस पर लिखता है, राज्यसभा में भेजते समय क्या लिखता है, इस पर धन विधेयक है, और राष्ट्रपति के पास भेजते समय भी क्या लिखता है, वो धन विधेयक है। क्योंकि निर्णय कौन करता है,
धन विधेयक है या नहीं, लोकसभा अध्यक्ष ये निर्णय करता है कि यह धन विधेयक है या नहीं। तो अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया है, अनुच्छेद 110 में क्या है, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। अनुच्छेद 111 आता है, फिर इसके बाद अनुच्छेद 111 में क्या है, अनुच्छेद 111 में क्या है, इसके बाद बात करें अनुच्छेद 117। इससे पहले हम अनुच्छेद 111 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 111 में है राष्ट्रपति की सहमति, वीटो पावर। अनुच्छेद 111 में क्या है, राष्ट्रपति की सहमति, वीटो पावर। अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति की वीटो पावर की बात की गई है। राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो पावर है। वह किसी विधेयक पर सहमति दे सकता है, किसी विधेयक पर सहमति देने से मना कर सकता है और किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं। क्या होते हैं? 3 विकल्प होते हैं। 3 वीटो पावर होती है, 3 उसके पास वीटो पावर होती है, 3 वीटो पावर होती है। और वीटो पावर का उल्लेख किसमें? अनुच्छेद 111 में, कि राष्ट्रपति की सहमति, कि वो सहमति दे सकता है, सहमति रोकना और पुनर्विचार के लिए वापस भेजना। क्या है? यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेजा जाता है, हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है, क्योंकि कोई भी जो विधेयक होता है वो राष्ट्रपति की हस्ताक्षर के बाद कानून बनता है, तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं। वो विधेयक पर सहमति दे सकता है, सहमति रोक दे सकता है, अर्थात सहमति रोकना मतलब अस्वीकार करना, अस्वीकार कर सकता है, उसको रोक सकता है, और पुनर्विचार के लिए वापस भेजना। कि सहमति रोक ली मतलब अस्वीकार कर देना, और पुनर्विचार के लिए वापस भेजना। उसके पास ये 3 विकल्प होते हैं। ये किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 111 में बताया गया है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 117(1। इसमें क्या है? वित्त विधेयक। क्या है? वित्त विधेयक। ये हमने इसकी बात क्यों कर रहे हैं? पहले हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये थोड़ा धन विधेयक से थोड़ा सा अलग है। तो अनुच्छेद 117(1 वित्त विधेयक है, और इसी में अनुच्छेद 117(3 की बात करेंगे। अनुच्छेद 117(3 की भी हम क्या करेंगे? बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अनुच्छेद 117(3 की भी हम क्या करेंगे? बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं अनुच्छेद 117(1। इसमें क्या है? वित्त विधेयक है। क्या है? वित्त विधेयक। यदि किसी विधेयक में अनुच्छेद 110 के प्रावधान के साथ साथ अन्य प्रावधान भी हो तो क्या कहलाएगा? वित्त विधेयक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वित्त विधेयक। यदि ऐसा कोई विधेयक जिसमें अनुच्छेद 110 जो क्या है, धन विधेयक के प्रावधान भी है, लेकिन इसके साथ साथ अन्य कोई प्रावधान भी है, तो क्या कहलाएगा? धन विधेयक नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वित्त विधेयक कहलाएगा। यदि किसी विधेयक में अनुच्छेद 110 के प्रावधानों के साथ साथ अन्य प्रावधान भी हो तो क्या कहलाएगा? वित्त विधेयक कहलाएगा 117(1 के तहत। तो ये क्या होता है? ये राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किया जाता है, और जो वित्त विधेयक होता है वो भी राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किया जाता है। वित्त विधेयक में क्या है? वित्त विधेयक का उल्लेख किसमें है? वित्त विधेयक का उल्लेख, वित्त विधेयक है उसका उल्लेख अनुच्छेद 117(1 में किया गया है, 117 में किया गया है। मोटे तौर पर याद रखें तो 117 में किया गया है। इसमें क्या है? अनुच्छेद 110 के प्रावधान के साथ साथ अन्य प्रावधान है तो वित्त विधेयक कहलाएगा। और वित्त विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किया जाता है। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किया जाता है। कौन? वित्त विधेयक भी। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, और वित्त विधेयक को भी क्या कह सकता है? केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। वित्त विधेयक को भी क्या किया जा सकता है? लोकसभा में ही केवल पेश किया जा सकता है। इसके बाद ये साधारण विधेयक की तरह पारित किया जाता है। यहाँ तक तो धन विधेयक की तरह काम कर रहा है, क्योंकि इसमें क्या है? धन विधेयक के प्रावधान है। लेकिन जैसे ही लोकसभा में पेश किया जाता है उसके बाद ये साधारण विधेयक की तरह पारित किया जाता है, और जैसे लोकसभा में पेश किया जाता है उसके बाद ये साधारण विधेयक की तरह पारित किया जाता है। कौन? वित्त विधेयक को साधारण विधेयक की तरह पारित किया जाता है। राष्ट्रपति से पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। और राष्ट्रपति क्या है? वित्त विधेयक को याद रखना, राष्ट्रपति वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन धन विधेयक को लौटा नहीं सकता। हमने पहले बात की अनुच्छेद 110(9) में प्रक्रिया में बढ़ा धन विधेयक की, कि राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, लेकिन राष्ट्रपति वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो ध्यान रखना, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। किसको? वित्त विधेयक को। वित्त विधेयक को किसको लौटा सकता है? वित्त विधेयक को। क्यों लौटा सकता है? क्योंकि यह साधारण विधेयक की तरह पारित किया जाता है। तो ऐसा विधेयक जिसमें अनुच्छेद 110 के प्रावधान के साथ साथ अन्य प्रावधानों, वित्त विधेयक कहलाता है। अनुच्छेद 117(1 में ये बताया गया है। यह राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किया जाता है। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, और लोकसभा में पेश होने के बाद यह साधारण विधेयक की तरह पारित किया जाता है, और राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। इसके बाद बात करें 117(3। इसमें भी क्या बताया गया है? वित्त विधेयक ही बताया गया है।
वित्त विधेयक की 117(3) में बताया गया है, क्योंकि क्या है 117 में क्या है, वित्त विधेयक है, इसके सब पार्ट बताए गए हैं। तो 117(1) की बात की और 117(3) की बात करेंगे तो इसमें बताया गया है यदि किसी विधेयक में अनुच्छेद 110 का कोई प्रावधान नहीं है किंतु संचित निधि संबंधित प्रावधान है, कि ऐसा विधेयक जिसमें अनुच्छेद 110 अर्थात धन विधेयक वाला कोई प्रस्ताव नहीं है किंतु संचित निधि से संबंधित, कौन सी निधि संबंधित, संचित निधि से संबंधित प्रावधान है, तो किसमें आएगा, अनुच्छेद 117(3). अनुच्छेद 117(3) कि ऐसा विधेयक जिसमें अनुच्छेद 110 का कोई प्रावधान नहीं है लेकिन संचित निधि से संबंधित प्रावधान है, इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 117(3) में किया गया है। इसे राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती है और 117(3) के तहत जो वित्त विधेयक होता है इसे राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती है। आपने पढ़ा 117(1)(1), उसमें राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है, क्यों, क्योंकि इसमें धन विधेयक के प्रावधान भी होते हैं, लेकिन इसमें धन विधेयक वाले प्रावधान नहीं है, केवल संचित निधि वाले प्रावधान है, इसलिए इसमें राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती है। किसमें, 117(3) में। इसे किसी भी सदन में पेश किया जाता है क्योंकि एक साधारण विधेयक की तरह होता है और 117(3) के जो वित्त विधेयक आता है उसे किसी भी सदन में अर्थात लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है और राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है। लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, किंतु राष्ट्रपति की अनुशंसा के बाद सदन इस पर चर्चा कर सकता है। लेकिन किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति के अनुशंसा की जाती है। राष्ट्रपति की अनुशंसा के बाद क्या होते हैं, इस पर सदन क्या कर सकता है, चर्चा कर सकता है, बातचीत कर सकता है। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं और जितने भी धन विधेयक होते हैं वो क्या होते हैं, वित्त विधेयक होते हैं, किंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, याद रख लेना, जो सभी धन विधेयक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वित्त विधेयक कहलाते हैं। सभी धन विधेयक क्या कहलाते हैं, वित्त विधेयक कहलाते हैं, किंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं कहलाते हैं। क्या कहा गया है, सभी धन विधेयक हैं, जितने भी धन विधेयक होते हैं उनको अपन क्या बोल सकते हैं, वित्त विधेयक बोल सकते हैं, लेकिन वित्त विधेयक हैं उनको धन विधेयक नहीं बोल सकते, लेकिन वित्त विधेयक को धन विधेयक नहीं बोल सकते। आप समझो इसको ऐसे कि मान लो ये क्या है, ये है हमारा वित्त विधेयक, ये क्या है, वित्त विधेयक, वित्त विधेयक, और इसी के अंदर क्या होगा, इसी के अंदर क्या होगा, इसी के अंदर होगा, इसी के अंदर क्या होगा, ये होगा हमारा धन विधेयक। क्या होगा, धन विधेयक, धन विधेयक। तो सभी धन विधेयक क्या हैं, तो सभी धन विधेयक क्या हो गए, सभी धन विधेयक क्या हो गए, तो इस प्रकार देखें तो वित्त विधेयक के अंदर क्या आ रहा है, धन विधेयक आ रहा है, तो सभी धन विधेयक क्या हो गए, वित्त विधेयक हो गए। तो धन विधेयक क्या हो गए, धन विधेयक क्या हो गए, वित्त विधेयक। सभी धन विधेयक क्या हो गए, बराबर वित्त विधेयक हैं, क्योंकि धन विधेयक किसके अंदर आ रहे हैं, वित्त विधेयक के अंदर आ रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो वित्त विधेयक क्या है, धन विधेयक नहीं है, लेकिन जो वित्त विधेयक है वो धन विधेयक नहीं है। तो कहने का मतलब है सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। तो हमने बात की अनुच्छेद 117(3) की, इसमें वित्त विधेयक की बात की गई है कि ऐसा वित्त विधेयक है जिसमें अनुच्छेद 110 के प्रावधान नहीं हो लेकिन संचित निधि से संबंधित प्रावधान हो। इसको पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती है, इसको किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, किंतु राष्ट्रपति की अनुशंसा से इस पर चर्चा की जा सकती है। और इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं, जो हमने इस डायग्राम के आधार पर समझ लिया है। इसके बाद हमने अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति की सहमति वीटो पावर की बात करी, सहमति देना, सहमति रोक लेना और पुनर्विचार के लिए वापस भेजना, ये 3 विकल्प होते हैं। इसके बाद आता है अनुच्छेद 112 जिसमें है वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण किसमें है, अनुच्छेद 112 में है, जिसको अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। लेकिन संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, किसका है, वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद किसमें है, 112 में। बजट शब्द का उल्लेख कहीं पर भी नहीं है, तो याद रखना बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण बताया गया है, जिनको हम बजट के रूप में प्रयोग में लेते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण बजट यद्यपि संविधान में
बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। पूछा जाए बजट कौन से अनुच्छेद में, तो आएगा 112, क्योंकि हम वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। लेकिन ऐसा प्रश्न लिखा है कि बजट शब्द का उल्लेख किस में है, तो बजट शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं पर भी नहीं है। बजट का उल्लेख 112 में कर सकते हैं, लेकिन बजट शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं पर भी नहीं है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किसमें, 112 में, जिसको अपन बजट का उल्लेख बता सकते हैं, लेकिन बजट शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं है। वित्त मंत्री होता है, वो क्या करता है, वित्त मंत्री राष्ट्रपति की ओर से बजट पेश करता है, और पेश किया जाता है जब बजट को, तो कौन करता है, वित्त मंत्री। जो हमारा वित्त मंत्री होता है वो क्या होता है, राष्ट्रपति की ओर से बजट पेश करता है। इसके बाद ये 24 विभागीय समितियों को सौंप दिया जाता है। राष्ट्रपति की ओर से सदन में कौन आते हैं, वित्त मंत्री आते हैं, और वो बजट पेश करते हैं। और बजट पेश करने के बाद ये जो विभागीय समितियां होती है, कितनी होती है, 24 विभागीय समितियां होती है, उनको ये बजट सौंप दिया जाता है। फिर इस पर क्या होती है, अनुदान की मांगे होती है, पेश की जाती है। फिर इस पर क्या होते हैं कि सबसे पहले तो वित्त मंत्री क्या करेगा, वित्त मंत्री पेश करेगा। वित्त मंत्री क्या करता है, पेश करता है बजट। वित्त मंत्री क्या करेगा, बजट पेश करेगा। क्या कर, किस पे करेगा, बजट को पेश करेगा। कौन करता है बजट को पेश, वित्त मंत्री। वित्त मंत्री के बाद क्या होगा, वित्त मंत्री के बाद होगा कि कहां जाएगा, वित्त मंत्री के बाद ये आगे जाएगा 24 विभागीय समिति को। किसको, 24 समितियों को, जो विभागीय समितियां होती है 24 समितियों के पास। यहां से क्या होता है, फिर इसमें अनुदान की मांग होती है। अनुदान की मांगे पेश की जाती है। अनुदान की मांगे पेश की जाती है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, विपक्ष कटौती प्रस्ताव लाता है। 3 प्रकार के प्रस्ताव होते हैं, 3 प्रकार के कटौती प्रस्ताव। कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले राष्ट्रपति की ओर से बजट वित्त मंत्री पेश करेगा, फिर ये 24 विभागीय समिति को सौंप दिया जाएगा। फिर क्या होगा, फिर अनुदान की मांगे होगी, फिर इसके बाद अनुदान की मांगे पेश की जाती है। उसके बाद विपक्ष होता है जो कटौती प्रस्ताव लाता है, और 3 प्रकार की कटौतियां प्रस्ताव आते हैं। नीतिगत कटौती, इसमें आर्थिक नीति की समीक्षा की जाती है, आलोचना की जाती है। आर्थिक नीति की आलोचना की जाती है, और इसमें अनुदान की मांग 1 रुपया कर दी जाती है। 1 रुपया तक कटौती की जाती है, 1 रुपये तक। वित्त मेहता कटौती में क्या होता है, वित्त मेहता कटौती में क्या होता है, इसमें जो बजट होते हैं इस पर चर्चा की जाती है, और मितव्ययता होती है, फिजूल खर्ची को रोकने का कार्य किया जाता है। इसमें कोई राशि फिक्स नहीं है, कोई राशि फिक्स नहीं। इसके बाद होती है सांकेतिक कटौती। इसमें जो योजना विशेष होता है उसमें इस पर चर्चा की जाती है, उसकी योजना विशेष की आलोचना की जाती है, और इसमें जो कटौती की राशि होती है उसको 100 रुपये तक की जाती है। 100 रुपये तक कटौती की जाती है। इनकी हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो विपक्ष क्या करता है, कटौती प्रस्ताव लाता है। 3 प्रकार की कटौती, नीतिगत कटौती, इसमें 1 रुपये तक कम किया जाता है कटौती को। मितव्ययता कटौती में कोई राशि नहीं होती है, इसमें बजट की और फिजूल खर्चे को रोकने के लिए चर्चा की जाती है, आलोचना की जाती है। और सांकेतिक कटौती में क्या होता है, किसी योजना विशेष की आलोचना की जाती है, और कटौती की राशि 100 रुपये तक की जाती है। तो याद ना, 1 रुपये की कटौती नीतिगत कटौती में होती है, 100 रुपये की कटौती सांकेतिक कटौती में होती है, और बिना कोई इसमें राशि फिक्स निश्चित नहीं है होते मितव्ययता कटौती। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आगे आते हैं, तो आगे आता है अनुदान की मांगे पारित कर दी जाती है। विपक्ष के द्वारा कटौती प्रस्ताव आता है, उसके बाद अनुदान की मांगे क्या हो जाती है, पारित हो जाता है। और अनुदान की मांगे पारित होने के बाद क्या आता है, विनियोग विधेयक आता है। क्या आता है, विनियोग विधेयक। अब विनियोग विधेयक क्या होता है, विनियोग विधेयक ऐसा विधेयक होता है जो संसद में इसलिए पेश किया जाता है ताकि बजट वर्ष का, जो बजट का वर्ष होता है अप्रैल से लेकर मार्च तक का, इसमें जो खर्चे किए जाएंगे वो खर्चे इस विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद किए जाते हैं। बजट वर्ष में, वित्तीय वर्ष में जो व्यय किए जाते हैं वो उस व्यय को खर्च करने के लिए, पैसे को खर्च करने के लिए, योजनाओं पर व्यय करने के लिए जो विधेयक पेश किया जाता है वो कहलाता है विनियोग विधेयक। और इसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, उन पैसों को खर्च कर सकते हैं। वे जो संचित निधि पर भारित होते हैं, और हमने पिछली स्लाइड में बात की थी कि ऐसे वे जो संचित निधि पर भारित होते हैं वो किस में आते हैं, धन विधेयक की परिभाषा में आते हैं। तो लोकसभा इस पर केवल चर्चा कर सकती है, मतदान नहीं होता है। कि वे जो संचित निधि पर भारित होते हैं,
ऐसे व्यय जो संचित निधि पर भारित होते हैं तो उसमें क्या होता है कि लोकसभा केवल चर्चा कर सकती है, मतदान नहीं होता है। कि व्यय दो प्रकार के होते हैं, एक तो व्यय ऐसा होता है जो संचित निधि पर भारित होता है और एक होता है जो संचित निधि पर भारित नहीं होता है। कि व्यय क्या होता है, दो प्रकार का होता है। कि व्यय की बात करें, खर्चा जो होता है, एक तो होता है संचित निधि पर भारित, क्या होता है, संचित निधि पर भारित, संचित निधि से दिया जाता है। एक तो व्यय संचित निधि से किया जाता है, उसको बोलते हैं संचित निधि से भारित, और एक तो होता है संचित निधि पर भारित नहीं, संचित निधि पर भारित नहीं। और एक होता है जो संचित निधि पर क्या नहीं होता है, भारित नहीं होता है। तो जो संचित निधि पर भारित होता है, ऐसा व्यय जो संचित निधि पर भारित होता है उसमें लोकसभा पर चर्चा की जा सकती है लेकिन मतदान नहीं किया जा सकता। और ऐसा व्यय जो संचित निधि पर भारित नहीं होता है उसमें लोकसभा में चर्चा भी की जा सकती है और मतदान भी किया जा सकता है। ऐसा व्यय जो संचित निधि पर भारित होता है, लोकसभा इस पर केवल चर्चा कर सकती है, मतदान नहीं कर सकती। और वो व्यय जो संचित निधि पर भारित नहीं होता है, संचित निधि पर भारित नहीं होता है, लोकसभा इन पर चर्चा भी कर सकती है और मतदान द्वारा पारित किया करती है। लोकसभा इन पर चर्चा करती है और ऐसे व्यय को किसके द्वारा, मतदान के द्वारा पारित किया जाता है। तो व्यय जो किए जाते हैं वो संचित निधि पर भारित होते हैं और एक व्यय ऐसा होता है जो संचित निधि पर भारित नहीं होता है। ऐसा व्यय जो संचित निधि पर भारित होता है उसमें लोकसभा केवल चर्चा कर सकती है, मतदान नहीं किया जाता है। और ऐसा व्यय जो संचित निधि पर भारित नहीं होता है उनमें लोकसभा में चर्चा की जाती है, उनको मतदान द्वारा पारित किया जाता है। तो हमने बात की कि सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले बजट होता है वो वित्त मंत्री राष्ट्रपति की ओर से पेश करता है, फिर 24 विभागीय समिति को जाता है, फिर अनुदान की मांगे पेश की जाती है, फिर विपक्ष कटौती प्रस्ताव लाता है, फिर अनुदान की मांगे पारित की जाती है, फिर विनियोग विधेयक पेश किया जाता है। तो हम बात करें बजट की, तो जो बजट है, सबसे पहले जो बजट होगा वो क्या करेगा, वित्त मंत्री पेश करेगा। राष्ट्रपति की ओर से कौन पेश करेगा, वित्त मंत्री। और वित्त मंत्री के बाद ये कहाँ जाएगा, 24 विभागीय समिति को, 24 विभागीय समिति। इसके बाद क्या होगा, अनुदान की मांग, अनुदान की मांगे पेश की जाती है। इसके बाद क्या होता है, विपक्ष कटौती प्रस्ताव लाता है, विपक्ष कटौती प्रस्ताव। तीन प्रकार की कटौती है, नीतिगत कटौती, मितव्ययिता कटौती और सांकेतिक कटौती। इसके बाद क्या होता है, अनुदान की मांग पारित, अनुदान मांगे पारित की जाती है, ये स्टेप है बजट की। इसके बाद क्या होता है, अनुदान की मांगों के बाद क्या होता है, अनुदान की मांगों के बाद क्या होता है, विनियोग विधेयक। क्या आता है, विनियोग विधेयक आता है, जिसपे क्या होता है, व्यय को खर्च करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है, वह विनियोग विधेयक कहलाता है। फिर विनियोग खर्च क्या होता है, एक संचित निधि पर भारित होता है और एक होता है संचित निधि पर भारित नहीं होता है। इस पर केवल चर्चा की जा सकती है, इसमें संचित निधि पर भारित नहीं होता है, इसमें मतदान भी किया जाता है। इसके बाद कटौती प्रस्ताव की बात करें कि तीन प्रकार के कटौती प्रस्ताव होते हैं। तीन प्रकार के कटौती प्रस्ताव कौन लाता है, विपक्ष लाता है। नीतिगत कटौती होती है, इसमें सरकार की संपूर्ण आर्थिक नीति की आलोचना की जाती है। याद रखना, नीतिगत कटौती में क्या होता है, संपूर्ण आर्थिक नीति की आलोचना की जाती है। किसमें की जाती है, नीतिगत कटौती में। तथा अनुदान की मांग को कम करके 1 रुपया कर दिया जाता है। जो भी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि इसमें संपूर्ण आर्थिक नीति की आलोचना की जाती है और अनुदान की मांग को 1 रुपया कर दिया जाता है। कम करके कितना कर दिया जाता है, 1 रुपया। तो इसमें क्या आएगा, नीतिगत कटौती। मितव्ययिता कटौती, इसमें बजट के फिजूल खर्ची को उजागर किया जाता है तथा मितव्ययिता बढ़ते पर बल दिया जाता है। इसमें क्या होता है, मितव्ययिता में बजट के फिजूल खर्ची को उजागर किया जाता है और मितव्ययिता बरतने पर बल दिया जाता है। इसमें कटौती की राशि फिक्स नहीं होती है, इसमें कटौती की राशि निश्चित नहीं होती है, ये विपक्ष निर्धारित करता है। और कटौती की राशि निश्चित कौन करता है, विपक्ष करता है। तो ऐसी कटौती जिसमें अनुदान की मांगे 1 रुपया कर दी जाए वो कहलाती है नीतिगत कटौती। और ऐसी कटौती जिसमें अनुदान की मांग की राशि निश्चित नहीं होती है, विपक्ष द्वारा निर्धारित की जाती है, और वो कहलाती है मितव्ययिता कटौती। नीतिगत कटौती में संपूर्ण आर्थिक नीति की आलोचना की जाती है और इसमें फिजूल खर्ची को उजागर किया जाता है मितव्ययिता कटौती में। तो याद रखना, 1 रुपए की कटौती कौन कहलाएगी, नीतिगत, और राशि निश्चित नहीं है वो कहलाएगी मितव्ययिता।
इसके बाद आती है सांकेतिक कटौती। इसमें किया जाती है राशि को 100 रुपये कर दिया जाता है। इसमें एक योजना विशेष की किया जाती है। इसमें सरकार की किसी योजना विशेष की आलोचना की जाती है। किसी योजना विशेष की आलोचना सांकेतिक कटौती में की जाती है। 100 रुपये की कटौती प्रस्ताव रखा जाता है। और कितना रखा जाता है? 100 रुपये का कटौती प्रस्ताव रखा जाता है। अब कटौती प्रस्ताव की एक बार बात कर लेते हैं कि हमने 3 प्रकार के कटौती प्रस्ताव पढ़े। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के कटौती प्रस्ताव। एक पढ़ा नीतिगत कटौती। नीतिगत कटौती, इसमें क्या होता है? नीतिगत कटौती की बात करें सबसे पहले, नीतिगत एक तो पढ़ा नीतिगत कटौती। नीतिगत कटौती। दूसरी है मितव्ययिता कटौती। और तीसरी है सांकेतिक कटौती। अब इसमें क्या क्या है इसकी बात करें तो इसमें सबसे पहले देखो इसमें क्या है। इसमें होता है संपूर्ण आर्थिक नीति की आलोचना। संपूर्ण आर्थिक आर्थिक नीति की आलोचना। संपूर्ण आर्थिक नीति की आलोचना नीतिगत कटौती में की जाती है। और अनुदान की मांग 1 रुपये की जाती है। 1 रुपये कटौती, ये तो है नीतिगत कटौती। इसके बाद हम बात करें आगे दूसरी मितव्ययिता कटौती में क्या होता है? बजट की फिजूल खर्ची को उजागर किया जाता है। फिजूल खर्ची को, बजट की फिजूल खर्ची को उजागर करना। और कटौती की राशि निश्चित नहीं है, विपक्ष द्वारा निर्धारित की जाती है। कटौती की राशि निश्चित नहीं है, विपक्ष द्वारा निर्धारित की जाती है। और आगे बात करें सांकेतिक कटौती, किसी योजना विशेष की आलोचना। किसी योजना विशेष की आलोचना इसमें की जाती है। और कटौती 100 रुपये तक की जाती है। कटौती 100 रुपये की जाती है। तो ये तीनों कटौतियां हैं जिसमें हमें समझ सकते हैं कि नीतिगत कटौती में क्या होता है? संपूर्ण आर्थिक नीति की आलोचना होती है और कटौती 1 रुपये तक की जाती है। मितव्ययिता कटौती में बजट की फिजूल खर्ची को उजागर किया जाता है और कटौती की राशि निश्चित नहीं है। सांकेतिक कटौती में किसी योजना विशेष की आलोचना की जाती है और कटौती की राशि 100 रुपये की जाती है। जो कटौती प्रस्ताव होता है, नोट कटौती प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया जाता है। ये याद रखना, कटौती प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किए जाते हैं। कटौती प्रस्ताव होते हैं किस में पेश किए जाते हैं? लोकसभा में पेश किए जाते हैं। कटौती प्रस्ताव के कारण बजट पर विस्तार से चर्चा होती है। और कटौती प्रस्ताव के कारण क्या होती है? बजट पर विस्तार से चर्चा होती है। कटौती प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? कटौती प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया जाता है, जिसके कारण क्या होती है? बजट पर विस्तार से चर्चा होती है। यदि कटौती प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को त्याग पत्र देना होता है। यदि क्या हो जाता है? कटौती प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को क्या देना पड़ता है? त्याग पत्र देता है। लेकिन कटौती प्रस्ताव पारित नहीं होता है क्योंकि मंत्रिपरिषद का उसको क्या होता है? बहुमत होता है। लेकिन यह प्रस्ताव कटौती पारित नहीं होता है क्योंकि लोकसभा में मंत्रिपरिषद का क्या होता है? बहुमत होता है। मंत्रिपरिषद का क्या होता है? बहुमत होता है। तो याद रखना, कटौती प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया जाता है। कटौती प्रस्ताव के कारण बजट पर विस्तार से चर्चा होती है। अगर कटौती प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को त्यागपत्र देना होता है, लेकिन ये पारित नहीं होता है क्योंकि लोकसभा में किसका बहुमत होता है? मंत्रिपरिषद का बहुमत होता है। नेक्स्ट हमने इसकी बात की। आगे हम बात करते हैं संचित निधि पर भारित व्यय। संचित निधि पर भारित व्यय जो खर्चा है
दूसरी अनुसूची में उल्लेखित वेतन किस पे दिया जाता है? संचित निधि से दिया जाता है। उच्चतम न्यायालय के सभी व्यय संचित निधि से दिए जाते हैं। यूपीएससी के व्यय संचित निधि से दिए जाते हैं और भारत सरकार के ऋण संचित निधि से दिए जाते हैं। ये चारों किससे दिए जाते हैं? संचित निधि पर पारित होते हैं। संचित निधि निधि पर भारित कौन कौन से होते हैं संचित निधि पर भारित? दूसरी अनुसूची में उल्लेखित वेतन, उच्चतम न्यायालय के सभी व्यय, यूपीएससी के व्यय और भारत सरकार के ऋण, ये क्या होते हैं? संचित निधि पर भारित होते हैं। अनुच्छेद 113 में क्या है? अनुदान की मांगे। अनुच्छेद 113 में क्या है? अनुदान की मांगे। और अनुच्छेद 114 में क्या है? विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक क्या होता है? कि ऐसा विधेयक जो खर्चों की पूर्ति के लिए पारित किया जाता है, तभी हम किसी जो पैसा आया है उसको खर्च कर सकते हैं, वह कहलाता है विनियोग विधेयक। तो अनुच्छेद 113 में क्या है? अनुदान की मांगे अनुच्छेद 113 में है। और अनुच्छेद 114 में क्या है? अनुच्छेद 114 में है विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 114 में क्या है? विनियोग विधेयक है। ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि अनुच्छेद 114 में किसका उल्लेख किया गया है या विनियोग विधेयक का उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद 114 में। अनुदान की मांगे किसमें है? अनुदान की मांगे अनुच्छेद 113 में है। और वित्त और विनियोग विधेयक की किसमें है? अनुच्छेद 114 में क्या है? विनियोग विधेयक है। तो ये हमारी आज की क्लास थी जिसमें हमने अनुच्छेद 100 से लेकर 114 तक की आज की क्लास में हमने बात की। धन्यवाद।